हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग बातें करेंगे जुलाई मंथ की जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जो एक तरीके से उसमें देखना कि भाई जो पेपर की दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसको ढूंढ पाना बहुत ही एक तरीके से कहिए कि मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं, जल्द से करंट अफेयर की ओर चलते हैं। सबसे पहला देखेंगे करंट अफेयर्स हम लोग आज। ये कौन सा है? डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब ईडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईडी कहा जाता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। आपने देखा होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से कहिए कि जजमेंट आया है किस बात पे, कि भारत सरकार ये चाह रही थी एस के मिश्रा को फिर से क्या किया जाए कि ईडी का जो एक तरीके से जो डायरेक्टरेट का पद है उसको 1 साल के लिए और टेन्योर किया जाए, मतलब टेन्योर को बढ़ाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है। तो ईडी के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुतों ने ईडी को पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं क्या ईडी को लेके। प्रवर्तन निदेशालय इसको कहा जाता है, ईडी को, ठीक है ना। तो ये पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 साल पहले पूछा गया था सीडीएस में। क्या कहा गया है कि ईडी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट, ठीक है ना। जो ईडी है, ईडी के बारे में कौन सा कथन गलत है, हमें इसको पहचानना है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय अन्वेषण एजेंसी है। क्या ये बात है या नहीं है? ठीक है, इसको इंग्लिश पढ़ देता हूँ। इट इज स्पेशलाइज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एक बात है ये। दूसरी बात क्या, यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रवर्तन करता है। तीसरी बात है, यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का प्रवर्तन करता है। और लास्ट क्या है, बेनामी संपत्ति को क्या करता है, अधिनियम को प्रवर्तन करता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेंगे क्या, कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लागू करता है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लागू करता है। लास्ट क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट को लागू करता है। ये क्या करता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जिन्होंने पढ़ा होगा वही सॉल्व कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक मैंने जैसे बताया कि रीजन क्या है इसका न्यूज़ में आने का, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, ये कहा है कि अब ये व्यक्ति क्या हो सकते हैं, अगले टेन्योर के लिए ईडी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। बात इतनी सी है। आपको सबसे पहला क्या पता होना चाहिए ईडी के बारे में, कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1956 में। ये बात आपको याद रखना है कि ईडी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1956 में, 1956 में। एक बात तो ये हो गई। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या, कि इसकी स्थापना जो हुई है वो सीवीसी और सीबीआई से पहले हो चुकी है। ये बात बिल्कुल एकदम गांठ बांध कर याद रख लेनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइम वाइज सीक्वेंस में लगाने दे देगा क्या, कि कौन सी एजेंसी पहले बनी है, कौन सी एजेंसी बाद में बनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना है, ठीक। तो मैंने बता ही दिया था क्या, कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि एस के मिश्रा को क्या हुआ है, कि जो इनवैलिड करार दे दिया गया अगले टेन्योर के लिए, ठीक है। अब बेसिक बात है सबसे क्या है, कि अगर मैं बात करूं ईडी की, इसका नाम क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। ये काम किस मंत्रालय के अंदर में करता है, तो ये काम करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में। सीधी सी बात है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में एक डिपार्टमेंट है दोस्तों, उस डिपार्टमेंट का नाम याद रखना है क्या, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। पहले ये किस में था, पहले अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में था। अगर आप भूलना चाहते हैं भूल जाइए इसको, ठीक है ना, नहीं याद रखना है। लेकिन ये जरूर याद रखना क्या, कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये किस चीज़ से रिलेटेड कामों को देखेगा, ये देखेगा फाइनेंस से रिलेटेड कामों को। मतलब जितने भी फाइनेंशियल लेन देन हो रहे हैं, सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको देखने का प्राथमिक काम इसी का है, किसका, ईडी का। इसलिए आप देखते होंगे क्या, कि जब भी किसी पे फाइनेंशियल लेन देन का एक तरीके से कहिए कि एलिगेशन लगता है कि इसने गलत तरीके से फाइनेंशियल लेन देन किया है, ईडी सबसे पहले वहाँ पे पहुँचती है, ना कि सीबीआई, ठीक है ना। एक बात है ये दोस्तों। अब ये किस किस एक्ट का इन्फोर्समेंट करता है, करता तो बहुत सारे एक्ट का है, लेकिन इसका कहिए कि कोर, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मतलब कहिए कि ये कोर एक्ट जिसको ये लागू करता है, तो सबसे पहले पीएमएलए। पीएमएलए का मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ईयर भी याद रखिए इसको, ठीक है ना, बार बार काम आएगा ये क्या, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 हमारे देश में काम करता है ये। इसको एनफोर्समेंट करने के लिए सबसे नोडल एजेंसी यही है। एक बात है ये। दूसरी बात, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। तीसरी बात है क्या, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। इन 3 मेन एक्ट हैं ये, जिसको कि ईडी क्या करता है, लागू करता है। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है, ईडी है। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या, कि प्रवर्तन निदेशालय के बारे में कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। तो यह राजस्व विभाग के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या, कि जो ये इट इज स्पेशलाइज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा था, क्या, इट इन्फोर्स द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। किसको, ये क्या करता है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का प्रबंधन करता है। ये बात बिल्कुल सही था, ठीक है। तीसरा वाला क्या है, इट इन्फोर्स द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। याद कीजिए, अभी 2002 पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, यही बात है। और लास्ट क्या है, ये प्रोविंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट। ये बात गलत हो जाता है, ठीक है, ये नहीं है।
ठीक है ना। अगर आप ये देखेंगे, ये इसके उसमें नहीं आता जुरिस्डिक्शन में, ये बातें गलत है, ठीक है। बल्कि क्या आता है, ये आता है जब फ्यूजिट इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 का, ठीक है। तो ये बातें दोस्तों याद रख लेनी है हमें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो का खास मकसद क्या है कि ओवरऑल जो तैयारी की जा सकती है एक टॉपिक को, कैसे कैसे तैयार किया जा सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एक तरीके से उसके लिए तैयार रहना हमें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, KAPP, ठीक है ना, ये चालू हो चुका है। ये कहाँ है तो याद रखना है, पहली बात गुजरात में। क्या है ये, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिकली, किसका डोमेस्टिकली है ये, हमारा जो एक देश के, ठीक है, बिल्ट 700 मेगावाट की एक तरीके से क्या हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बस आपको सिंपल सा याद रखना क्या कि देश में गुजरात में एक तरीके से जो कमर्शियल हमारा एक ये एटॉमिक वो है न्यूक्लियर प्लांट है, वो चालू हो चुका है। और कितने मेगावाट का है तो 700 मेगावाट का है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा क्या कि कौन सा एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि डोमेस्टिकली बनाया गया है और वो स्टार्ट किया गया है रिसेंटली, ठीक है ना, कमर्शियली उसका यूज़ शुरू हो चुका है। तो गुजरात में है कौन सा, काकरापार। काकरापार का याद कर लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं जल्दी से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है ना। ये बहुत क्वेश्चन मतलब पूछे जाने के चांसेस है इस बार पेपर में। क्या है ये दोस्तों, ये तो आप देख रहे होंगे, इंडिया का रैंक क्या है, 126 है, ठीक है ना, 163 कंट्री में। लेकिन सबसे पहली बात ये कि ग्लोबल पीस इंडेक्स निकालता कौन है दोस्तों, इसको जो निकालने का काम करते हैं वो करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसका नाम ही है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसका पूरा नाम है। यही इसको क्या करती है, रिलीज करती है हर साल। इस साल भी इसने किया है और आइलैंड इस बार भी क्या हुआ है, टॉप कंट्री है, नंबर 1 कंट्री है, ठीक है ना। 2008 से ये टिकी हुई है उसी पे ही। दोस्तों इस बार जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई है, दुनिया भर में देखा यह गया कि वायलेंस और वॉर बढ़ रहा है, वायलेंस और वॉर दोनों ही बढ़ रहे हैं। और जो एक तरीके से कही कि जो पीस है, दुनिया भर की जो पीस है वो खतरे में आ चुकी है, कम हो रहे हैं, पॉइंट्स दुनिया भर में कम हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा क्या कि पिछले साल ही जो बहुत बड़ा वॉर हुआ था, किसका, रशिया और यूक्रेन में बहुत बड़ा वॉर हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, जो एक तरीके से पीस कहिए, इंटरनेशनल पीस कहिए, वो खतरे में आ गई थी। पूरी दुनिया एक तरीके से अफरा तफरी मच गई थी। ठीक, उसके पहले आपने देखा होगा सीरिया क्राइसिस, ठीक है ना, सीरिया में वॉर छिड़ गया था, ठीक है ना, सिविल वॉर जो छिड़ा था सीरिया में, वो भी था। तो इन सब मैटर को लेके जो पीस की जो एक तरीके से सिचुएशन है दुनिया भर में, वो क्या हो रही है, डाउनफॉल कर रही है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है दुनिया भर के बारे में। हमें बस इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख लेना, क्या इंडिया को रैंक कितना मिला है, 126। इंडिया को जो रैंक मिला है दोस्तों 126 मिला है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर स्कोर देखा जाए इंडिया का तो एक तरीके से 2.31 है, जो कि ग्लोबल एवरेज से लगभग क्या कहिए कि थोड़ा सा इंडिया नीचे डाउन कर गया है, ठीक है ना। ऐसे तो बराबर में है देखेंगे तो, लेकिन पॉइंट में अगर देखा जाए तो पॉइंट में इंडिया कहीं ना कहीं नीचे आ चुका है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर पेपर में आ जाता क्या कि इंडिया में पीस जो है डिक्लाइन कर रही है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स पीस का जो एक तरीके से रिपोर्ट है वो यही बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें क्या पढ़ना है, ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है, तो सीधी सी बात है, क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आपको नाम रट लेना है, बात खत्म है। इंडिया का रैंक दोनों। अगली न्यूज़ है दोस्तों, एक्सरसाइज सालवैक्स या सेलवैक्स जो भी कह लीजिए। ये ड्रेस देख रहे होंगे, कहाँ का है, USA, ठीक है ना। USA और इंडिया की एक तरीके से क्या कहिए, नेवल एक्सरसाइज है ये, नेवी की, ठीक है ना। तो नेवी की एक्सरसाइज है USA और इंडिया की। तो बस इतनी सी आपको अगर याद रह जाए बात तो काम बन जाएगा कि इंडिया का एक तरीके से किसके साथ सालवैक्स हुआ है, इंडिया का USA के साथ हुआ है। और भी ज़्यादा अगर पूछ लेगा वो, तो ये पूछ लेगा कि कहाँ हुआ है, ठीक है ना। हमें जब एक्सरसाइज पढ़ना होता है दोनों चीज़ें पढ़नी होती है, किसके साथ और कहाँ हुआ है। तो याद रखना है कहाँ पे, कोच्चि में हुआ है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है, कोच्चि में हुआ है, किसके साथ, US के साथ हुआ है। इतनी बातें आपको जरूर याद रख लेनी है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते दोस्तों आगे की न्यूज़ पे। दोस्तों आपने देखा होगा क्या कि ट्विटर के जगह पे एक ऐप आ गया, क्या, थ्रेड्स, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये जो थ्रेड ऐप है इसको बनाया किसने है, तो दोस्तों नाम लिख लीजिए, इसका नाम है मेटा। मेटा ने क्या किया है, इस थ्रेड ऐप को बनाया है, जो कि एक तरीके से कहिए कि ट्विटर किलर ऐप कहा जा रहा है ये, ठीक है ना। तो जो कि ट्विटर को मार देगा थ्रेड ऐप, ठीक है ना। तो किसने बनाया है, तो याद रखना मेटा ने बनाया। मेटा का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे नया है ये, ठीक है। और नई टेक्नोलॉजी को लेके, नए एप्लीकेशंस को लेके बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आने वाली जो टाइम है एक तरीके से कहिए कि डिजिटल इनोवेशन का टाइम है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, किसने निकाला है, तो मेटा का नाम जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत, थ्रेड ऐप के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, किसके लिए, एजुकेशन की दृष्टि से। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स अभी रिसेंटली जारी की गई है। सबसे पहली बात ये कि इसने जारी किसने किया है, तो ऊपर देख रहे होंगे क्या, MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो शिक्षा मंत्रालय,
कौन? तो शिक्षा मंत्रालय। आप कहेंगे ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये सारे स्टेट को क्या करता है? ग्रेड देता है। एजुकेशन सिस्टम कौन से स्टेट में ज़्यादा बेहतर है, कौन से स्टेट में खराब है, उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है? आप कहेंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? आप जानते होंगे कि एसडीजी का जो एक तरीके से गोल है वो क्या है कि एजुकेशन सेक्टर को भी क्या करना है? हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अगर हमें एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए हमें उस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ पे कमजोरियाँ हैं, कहाँ-कहाँ पे हमारी मजबूती है। तो उसी के लिए ये इंडेक्स लाया गया है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है? 73 इंडिकेटर रखे गए हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसको बना देता है। कितने? 73 इंडिकेटर हैं। ठीक है? बस। और क्या किस-किस पे ध्यान देता है ये? तो याद रखना में क्या, ये लर्निंग आउटकम पे ध्यान देता है। मतलब शिक्षा देने के बाद विद्यार्थी ने क्या-क्या सीखा है। एक चीज़ें ये। दूसरी बात है क्या कि स्कूल का जो गवर्नेंस लेवल है, वो कितना बेहतर है, मैनेजमेंट का लेवल है, वो कितना बेहतर है। उन सबको भी इसमें क्या किया गया है? पीजीआई में ध्यान रखा गया है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या किया गया है? आप देखेंगे क्या कि इसमें क्या गया? लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी, ठीक है, गवर्नेंस प्रोसेस, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है। और अगर आप देखेंगे पंजाब, राजस्थान, ठीक है, चंडीगढ़, इन सब ने क्या किया है? बेस्ट लर्निंग आउटकम दिया है हमें। तो इन सारे स्टेट का नाम याद रखना है। पंजाब का बेसिकली, चंडीगढ़ और पंजाब का नाम बेसिकली याद रखना है क्योंकि इन्होंने टॉप किया है इसमें। ठीक है ना? तो चंडीगढ़ और पंजाब दोनों का नाम याद रखना है आपको। ठीक है? और इसके एक तरीके से कहिए कि इंडिकेटर कहाँ क्या-क्या है? तो लर्निंग आउटकम है, एक्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विटी है और गवर्नेंस प्रोसेस है और टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। इन 5-6 बातों को 6 बातों को बेसिकली आपको क्या करना है? रट लेना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ बना तो क्वेश्चन यही हो जाएगा कि इसमें से जो ये पॉइंट्स हैं इसी को लिख दिया जाएगा, बोलेगा कि इसमें से कौन-सा पीजीआई में शामिल नहीं है। ठीक है? या शामिल है। दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपने देखा ही होगा कि हमारे रिसेंटली जो पीएम मोदी हैं, वो गए हुए हैं फ्रांस की यात्रा पे। ठीक है? और उनको क्या किया गया है? फ्रांस का जो सर्वोच्च एक तरीके से कहिए कि पुरस्कार कहिए, ठीक है ना? जो सिविलियन अवार्ड जो होता है, वो दिया गया है। क्या नाम है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है? तो सीधे ये दिया होगा कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर वो किसे दिया गया है और किस देश ने दिया है? तो याद रखना है दोनों का नाम, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को। ठीक है? दूसरी बात है किस देश के हैं ये हैं फ्रांस के हैं। ठीक है ना? फ्रांस से मिला इनको। तो फ्रांस से इनको क्या किया गया है? दिया गया है ये ऑनर। ठीक है? इतनी बातें आपको याद रख लेनी है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का क्या किया गया है? पहला जो पुलिस ड्रोन है, ठीक है ना, यूनिट, वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का फर्स्ट पुलिस ड्रोन जो यूनिट है वो लॉन्च कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में। जिससे कि जो पुलिस की एफिशिएंसी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। ठीक है ना? उसके लिए सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें कि दिखाया जाता है कि पुलिस सिस्टम जो हमारी एक तरीके से मजबूत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है? तो उसी की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया। तो याद रखना क्या, इंडिया का फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो चेन्नई में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट को लेके क्या तमिलनाडु टॉप पे पहुंच गया दोस्तों। ठीक है? इसने कर्नाटका को, यूपी को पछाड़ते हुए जो तमिलनाडु है टॉप पे पहुंच चुका है। तो क्वेश्चन एक सीधा सा पूछा जाएगा आपसे क्या कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में एक्सपोर्ट में टॉप पे है? याद रख लेना आपको क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु दोस्तों इसमें बहुत ही शानदार काम कर रहा है। ठीक है? पहली बात। दूसरे नंबर पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो कर्नाटका है। ठीक है ना? कर्नाटका। ठीक है? ये बातें याद रखनी है। तो क्वेश्चन सीधा सिंपल सा पूछा जाएगा आपसे, जो मैंने बताया, तमिलनाडु पे टिक लगा देनी है आपको। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा न्यूज़ में, क्योंकि यही था। ठीक है? तो भारत सरकार का टारगेट क्या है 2030 तक? आप ये लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जो हमारी, वो देख एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आने के हो सकता है, चांसेस बढ़ जाएँ इस बार। ठीक है ना? तो दोस्तों आज जो मुझे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लगे थे ये कुछ यही लगे थे। आगे हम लोग फिर जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ता जाएगा जुलाई का, इंपॉर्टेंट टॉपिक आते जाएंगे, हम लोग फिर से नई वीडियो को देखेंगे और टॉपिक को समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे कुछ नई वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।